जी अध्यक्ष जी, आज जानसठ में पहुंचे हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप भागीदारी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपना महत्वपूर्ण समय दिए। भागीदारी पार्टी, अभी मैं आया जब जंक्शन पर उतरा मुजफ्फरनगर, एक साथी ने कहा कि भैया पूर्वांचल वाला नेता आ गया। तो इसमें पूर्वांचल की बात नहीं है। जी जी पूरा प्रदेश एक है, पूरा देश एक है। जी और हम लोग भागीदारी पार्टी देश की बात करती है, देश के विकास की बात करती है, प्रदेश को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की बात करती है। जी हमने पूर्वांचल में राजभर जी के साथ हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। जी और जिस तरह से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्पीड़न होता था, आए दिन टेलीविज़न में, समाचार में सुनने को मिलता था कि भाई सपा के गुंडों ने देखो उसको मार दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकारें, जैसे भाजपा की सरकार है, तो ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार में उत्पीड़न नहीं हो रहा है। जी जी लेकिन किसी में ज़्यादा हो रहा था, किसी में कम हो रहा है। और हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, आवास, इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस देश में जो आखिरी लाइन का व्यक्ति है, जिसके पास न रहने के लिए मकान है, न बेहतर शिक्षा है, न बेहतर स्वास्थ्य है, उसकी लड़ाई अगर हम लोग लड़ रहा है कोई, तो भागीदारी पार्टी लड़ रही है। अच्छा अध्यक्ष जी, 2027 का चुनाव है, आगे क्या रणनीति है आपकी? देखिए, उसी मुद्दे पे मैं आ रहा था। जी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा जी बुंदेलखंड है, और जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, उस समाज की आबादी 18% से ज़्यादा है। जी अगर प्रदेश का विभाजन हो जाए तो वहाँ जगह कुम्हार का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है। जी लेकिन जब चुनाव आता है तो जितनी भी ये राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने यहाँ एक एक गुलाम बना रखे हैं कि उनको किसी को निगम में, बोर्ड में मंत्री बनाकर हमारे लोगों का वोट ले लेते हैं। लेकिन अब समय परिवर्तित हो रहा है। अब जो आज का नौजवान है, जी देश और प्रदेश का जो नौजवान है, वो देख रहा है कि भाई हमारी भागीदारी कहाँ है। आज उत्तर प्रदेश के 1750 से ज़्यादा थानों में उपेक्षित जाति का बेटा न दरोगा है, न कांस्टेबल है। तो हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसको सरकारी सेवाओं में जिनकी भागीदारी शून्य के बराबर है, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और भागीदारी पार्टी, आप देखते होंगे वीडियो, आप गूगल पे चले जाइए, जी हम लोग 1000 से लेकर 50,000 लोगों तक की रैली कर चुके हैं। अभी चित्रकूट में आपने देखा जो ऐतिहासिक रैली हुई है। चित्रकूट में मैंने घूमा, बुंदेलखंड की बात बता रहा हूँ, आज भी लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? 4 बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, भाजपा की सरकार है, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, बसपा की सरकार रही, लेकिन जो उपेक्षित जाति का बेटा है उसका विकास नहीं हुआ। अच्छा अध्यक्ष जी, जैसे केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और भाजपा की सरकार में 2022 के चुनाव में आपकी पार्टी से रमेश चंद जी चुनाव लड़े थे खतौली विधानसभा से, और आगे 27 का चुनाव है, तो आगे की क्या रणनीति? रमेश चंद जी ही प्रत्याशी होंगे? देखिए, राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है। जी रमेश भाई प्रत्याशी का हो तो खुद टिकट दे सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष है। जी जी किसको कहाँ से लड़ाना है उनको तय करना है। जी अब वो अगर वो लड़ेंगे तो हम उनको रोकेंगे थोड़ी। वो अध्यक्ष हैं जी और लोगों को लड़ाएं। ये तो राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं। ठीक है अध्यक्ष जी, एक शिल्पकार जाति 17 जातियों को लेकर जो चल रहा है कार्य प्रोग्राम, उसके बारे में बताइए। देखिए, सही बोलूं कि झूठ बोलूं? सही बोलूं ना? जी जी क्योंकि देखो, मैं झूठ बोलता नहीं। जी जी तो सही बात बोलूंगा। आपने बहुत सही मुद्दा छेड़ दिया है। जी 1950 में ये जो शिल्पकार समूह था, जी मतलब इस समूह में 25-26 जातियां शामिल थी। उसके बाद मंडल कमीशन आया, तो पता नहीं कैसे इस समूह के लोग जो है ओबीसी में चले गए। फिर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। जी तो
धरती पुत्र हम लोग कहते हैं आदरणीय नेताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी जी। उनको मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब आपने बात छेड़ दिया। उन्होंने 17 जातियों को घुमाया। घुमाने का मतलब है जैसे मैं टोपी लगाया हूँ तो टोपी पहना दिया और कह दिया कि भाई तुम लोगों को हम 17 ओबीसी जातियों को हम अनुसूचित जाति में शामिल करके अनुसूचित जाति का आपको लाभ दिलाएंगे। और उसके बाद में मूवमेंट शुरू हुआ, लगातार जो है धोखा पे धोखा, धोखा पे धोखा। ये बेचारा उपेक्षित समाज लगातार इन लोगों ने वोट के लिए प्रदेश में 4-4 बार सरकारें बनाई और उसके बाद हमारे कुछ समाज के नेता बेचारे कोर्ट में चले गए। कुछ तो कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में उनका मुकदमा भी नहीं फाइल हुआ जी। और समाज से धन वसूलने का काम किया। मैं उस पर उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। उसके बाद में अभी 2 महीना पहले फिर उसी मुद्दा को लेके एक सपा के हमारे समाज के बहुत बड़े नेता है बेचारे, वो हमको फोन किए कि आप भी आ जाओ, बैठक हम लोग करने जा रहे हैं। तो हमने कहा भाई पहले श्री अखिलेश यादव जी से बयान दिलवाओ, वो ये कहें कि भाई मैं इस मुद्दे के साथ में हूँ। जिस पार्टी ने मुद्दा दिया वो पार्टी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करती है। अब शिल्पकार पे लेके दोबारा हमारे लोग फिर गुमराह हो रहे हैं। अब कुछ नेता हमारे कह रहे हैं, एक बेचारे हमारे मास्टर जी हैं, वो कहते हैं कि नाम के आगे शिल्पकार लिखो। हम कहा देखो समाज को फिर गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं सब लोग टाइटल प्रजापति लिखो, अब आप कह रहे नहीं शिल्पकार लिखो। तो कहने का मतलब ये 17 जातियों को जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार ने गुमराह किया और मुद्दे पर नहीं खड़ी हुई, अब समाज उसका भी हिसाब किताब लेने का समय आ गया। तो भागीदारी पार्टी इस मुद्दे को भी मजबूती, हम भी चाहते हैं कि 17 जातियां अनुसूचित जाति में शामिल हो, लेकिन उसका तरीका क्या है, तरीके पे बात करो, हम आपके साथ में। अब हम लोग कोई अनपढ़ व्यक्ति तो नहीं है। जी जी। बाबा साहब ने एक कलम की ताकत दिया है, हम लोग इस कलम के हिसाब से लड़ाई लड़ते हैं, अध्ययन करते हैं, समझते हैं कि संविधान क्या कह रहा है, किसके दायरे में हम लोग जाएंगे तो समाज का फायदा होगा, किसके दायरे में नहीं जाएंगे तो समाज का नुकसान होगा। तो समाजवादी पार्टी ने जो धोखा दिया है अब उस पर चर्चा होने जा रही है पूरे प्रदेश में कि जब कुम्हार जो है या ये जातियां जब शिल्पकार समूह में पहले से थी तो 17 जातियों को अनुसूचित जाति का जो है फर्जी मुद्दा बनाकर लोगों को क्यों गुमराह किया गया। इस पर चर्चा होने जा रही है बहुत जल्द ही पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर।